नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि समय समय पर हम लोग गाज़ियाबाद के अलग अलग शख्सियत से मुलाकात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस चैनल पर गाज़ियाबाद शहर के विधायक अतुल गर्ग जी हैं। अतुल जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका इस मंच पर है। पहला सवाल मेरा ये है, आप बहुत लंबे समय से गाज़ियाबाद में सक्रिय हैं, एक लंबा दौर आपने देखा है, आधुनिक गाज़ियाबाद भी आप देख रहे हैं। तो उस दौर का गाज़ियाबाद, जब जिला गाज़ियाबाद कहा जाता था और अपराध की नगरी कहा जाता था, और आज जो बदला, ये बदलाव आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बदलाव एक बहुत बड़ा शक्ति का कारण बन गया भाजपा की। एक गलतफहमी ये रही बहुत सारे नेताओं को कि वो विशेष जाति को या आकर्षित करने के लिए यदि उन्हें खुली छूट देंगे तो वो पूरी जाति उनके साथ चुनाव में लगेगी। चुनाव के लालच में लोगों ने छूटें दी। पहली बार इस भ्रम को दूर किया माननीय कल्याण सिंह जी ने, जब 1991-92 में सत्ता में आए, 1989 के में आए, तो उन्होंने 2 साल का कार्यकाल मिला और उन्होंने कई सौ अपराधियों को उनकी जगह पर पहुंचा दिया। इतनी बुरी हालत हो गई थी उन दिनों 89 के आसपास कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपहरण करने के काम में लग गया। मेरे को अच्छी तरह याद है कि नासरपुर के पास में कविनगर में एक धोबी ने अपने ही किसी और साथी की बच्चे का अपहरण करके 50,000 रुपये की फिरौती वसूल की, जबकि वो जन्मजात अपराधी नहीं था। तो इतनी खुली छूट वहाँ हो गई थी। पुलिस अधिकारियों को जब ये कहा जाएगा कि इसे छोड़ दो, इसे पकड़ लो, या फोन आने शुरू हो जाएंगे, तो 4 बार तो वो आपकी बात मानेंगे, 5वीं दफे वो अपने दिमाग से काम करेंगे कि अब जब वो छोड़ना ही है तो फिर मैं पकड़ूंगी क्यों, या छोड़ना है तो मैं अपने बिल्कुल। तो वो चीज़ अब कस कह रही है। अब अंतर इतना आ गया है कि जब मैं शुरू में विधायक बना था 2017 में या उससे पहले भी, तो 2-4 केस पुलिस को लेकर के रोज मेरे पास आते थे, जबकि हमारा क्षेत्र सबसे ज़्यादा शांति प्रिय क्षेत्र। अब एक हफ्ते में एक नहीं आता। इक्का दुक्का जो हस्बैंड वाइफ की झगड़े हैं कि भाई उसने अपनी पत्नी की शिकायत कर दी, पत्नी ने पति की शिकायत कर दी, लूट मार के उसके जो केस हैं वो नगण्य है, कोई महीने में कोई एक आध हो जाता है। तो कितनी आसानी से चीज़ें ठीक हो गई। तो ये एक अंतर है, ये प्रशासन के ऊपर जो शासन बैठा है, ये उसका प्रभाव दिखाई देता है। अच्छा, गाज़ियाबाद में जैसे विकास की हम बात करें, उद्योग नगरी भी गाज़ियाबाद कहा गया, रैपिड मेट्रो, ये सब चीज़ जो हैं, ये इनको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, इनको ऊपर डिस्कस किया जाता है कि इन सब चीज़ों को कैसे डेवलप किया जाए। एक मॉनिटरिंग होती है कि किस क्षेत्र को प्राथमिकता से लिया जाए। जैसे गाज़ियाबाद है, अब गाज़ियाबाद के अंदर रेलवे स्टेशन पर यह तय किया गया है कि भाई यहाँ पर 350 करोड़ रुपए खर्च करके इसको एयरपोर्ट की तरह बनाया जाए। तो इस प्रकार के पूरे देश के अंदर 25-30 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया, जिसमें गाज़ियाबाद का भी किया गया। फिर उसके बाद में द्वितीय श्रेणी के भी करे जाएंगे, जिसके अंदर मेरठ आएगा, खुर्जा आएगा, अलीगढ़ आएगा, इस तरह के लोग आएंगे। तो एक नीति ऐसी नहीं है कि भाई आपने किसी नेता के दबाव में कहीं पर ही विकास पता पड़ा, SFI में विकास कर दिया, जबकि वहाँ कोई जरूरत ही नहीं। आपने किसी ऐसी जगह पर जाकर के विकास कर दिया कि भाई अभी एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बादलपुर में बना मायावती जी के समय, क्या उसका कोई उपयोग हो रहा है? आपने करोड़ रुपए लगा दिया कि भाई एक नेताजी के कहने से आपने वहाँ रुपये लगा दिया, कहीं पर भी रेल रुकवा दी। ये स्थिति अब नहीं है। अब केंद्रीय स्तर पर पहले मॉनिटरिंग होती है कि जनता को सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ होगा, वहाँ पर ही पैसा लगाया जाता है। अब RRT के अंदर अगर आप देखें तो दिल्ली से चल करके वो मेरठ तक पहुँच रही जी। उसके पीछे कारण क्या है कि दिल्ली को डिसेंट्रलाइज करना है। अब हमने भी आज भी एक लेटर लिखा है, मैंने आज भी, कि जो मेट्रो स्टेशन है हमारा, वो मेन गाज़ियाबाद से जुड़ना बहुत जरूरी है। लोग दिल्ली से आएंगे और दिल्ली जाएंगे
तो यहाँ से अगर कोई ट्रेन गाजियाबाद से आ रही है या गाजियाबाद से चलेगी, अब गाजियाबाद से ट्रेन चलेगी ये जी जी अगले दिनों, तो उसके लिए सवारी को लाने के लिए मेट्रो भी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर भी चाहिए। तो ये सब चीज़ आप देख लेना होंगी अगले 2 साल के अंदर। अच्छा, गाजियाबाद को लेकर जो नया मामला चल रहा है, जो इस समय बड़ा हॉट है कि नगर निगम का क्षेत्र बड़ा कर दिया जाए। कभी भी चलता है कि मुरादनगर को लेकर प्रस्ताव है, कभी कहते हैं घोड़ा लोहड़ी को लेकर, बात है डासना को लेकर प्रस्ताव है। तो अगर नगर निगम इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बालेश्वर जैन ने कहा है कि भाजपा की सोच ये रही है कि छोटे राज्य हों, छोटे जिले हों, छोटे शहर हों तो विकास अच्छा होता है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या नगर निगम का विकास होना चाहिए या अलग अलग 3 नगर निगम दिल्ली का वाला डिजाइन चाहिए? देखिए, इसके अंदर 2 तरह की बातें, एक तो प्रशासनिक दृष्टि से और एक जब तक बड़े तौर से आप नहीं देखें। अब गाजियाबाद में विकास के लिए ना तो ज़मीन रह गई है, ना कोई जगह बची है, यदि इसका सामूहिक विकास करना है। अब गाजियाबाद के अंदर अगर कोई चीज़ बननी है कि जो पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगी, केंद्र सरकार से जुड़ी हुई होगी, तो उसे प्रशासनिक दृष्टि से यदि कमिश्नर गाजियाबाद डेवलपमेंट, जो कि जीटी के अंदर भी है और एक आपके नगर निगम के अंदर भी है, उसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारे को इसका कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और जो सीओ बैठा है, किसी भी खोड़ा कॉलोनी के अंदर बैठा है, नगर पालिका लॉनी में बैठे हैं या मुरादनगर में बैठे हैं, तो उनके जो दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच है, उनकी जो कनेक्टिविटी प्रदेश सरकार के प्रशासन से है, उसकी एक सीमा है। जबकि अगर नगर निगम का जो प्रशासक बैठता है वो आईएएस होता है, उसकी जो ताकत है, चीफ इंजीनियर है, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर्स हैं, वो अलग है। तो बदले हुए परिदृश्य में ऐसे तो गांधी जी ने भी ये कहा, बालेश्वर जी ने जो कहा अपनी जगह बिल्कुल ठीक कहा। गांधी जी ने भी ये कहा कि जो गांव के फैसले गांव में होने चाहिए। लेकिन जिस समय गांधी जी ने ये कहा है या भाजपा के नेताओं ने कहा कि गांव के फैसले गांव में होने चाहिए, उन दिनों गांव शहरों में नहीं घुस गए थे या शहर गाँव में नहीं घुस गया था, तो उस टाइम गाँव था। अब जो इकाइयाँ उधर गई। तो आप इसके पक्ष में है कि सीमा विस्तार? अगर इसका केवल इसको इसमें सम्मिलित करा जाए तो उससे तो कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तो जब ही होगा कि उनको सम्मिलित करके उन सबकी जो योजनाएं हैं वो गाजियाबाद डेवलपमेंट और नगर निगम की दोनों की मिला करके एक साथ बने। और मैं तो यहाँ तक भी चाहूँगा कि नगर निगम के अंडर में ही डेवलपमेंट अथॉरिटी आ जाए। नगर निगम डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो रोल है योजनाएं बनाने का, तो उसके अंदर जो स्थानीय लोग हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका है। अच्छा, तो फिर इस आरोप पे आप क्या कहेंगे कि क्योंकि भाजपा खोड़ा हारती है, लोनी हारती है, तो इस हार का बदला ये है कि एक ही मेयर का भाजपा का हो जाएगा, ना दूसरे संगठनों को जीतने मौका नहीं मिलेगा? इसे राजनीतिक परिदृश्य से नहीं जुड़ना चाहिए। जनता की जैसी मर्जी, जनता अगर विश्वास कर रही है कि भाई वो अब की बार फलानी जगह फलाना चेयरमैन बने, तो जनता के हर फैसले को हमें बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए। और ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि भाई एमपी कोई और है, एमएलए कोई और है और नगर पालिका का कोई और है, तो ये एक सुंदरता है। तो इसे खुले दिल से इसे जीत हाथ का विषय बनाना ही नहीं चाहिए मेरे जैसा आदमी। बिल्कुल। एक लंबे समय से गाजियाबाद में हम ये सुनते आ रहे हैं कि आप गाजियाबाद के जो विधायक हैं और जो हमारे स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बीच अलगाव की स्थिति रहती है, कितना सच है? अलगाव तो नहीं कह सकते, पर कम्युनिकेशन गैप तो है। अब इसमें सच पूछो तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे से क्या भूल गई है या किसी से भी क्या भूल गई है, मुझे तो नहीं पता। मैं तो 2014 में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था उन्हें चुनाव लड़ाने का, और पर कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, क्या पता हमारी ही गलती क्या है वो हमें नहीं पता। अच्छा, जो जनरल होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो कोई छोटा आदमी नहीं होता है जनरल। और चाहे जनरल हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या इस तरह के बहुत सारे संवैधानिक पद ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर एक स्वाभाविक ट्रेनिंग ये होती है कि आपको जो है एक डिस्टेंस बना के रखना है, एक ऑरा बना के रखना है, आपको ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है।
और जो राजनीतिक कार्यकर्ता होता है उसको आदत होती है कि वो ज़्यादातर नेताओं से घुल मिल के रहना चाहता है, ठीक है। और क्या पता ये दोनों तरफ जो जो कारण हो, जनरल साहब ठीक है, वो हो सकते हैं कि भाई उनको ये स्वभाव में है कि ज़्यादा घुलना मिलना नहीं। तो जब अब अभी भी ये लग रहा है कि वो जनरल की छवि से बाहर नहीं आ पाए हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा क्या पता, लेकिन एक बात पक्का पता है मुझे कि मुझे ये नहीं पता कि मामला क्या है। अच्छा, कमीशन गैप की शुरुआत क्या लगता है कहाँ से हुई होगी? चुनाव आपने लड़ा, आपने कहा 14 के चुनाव आपने पूरा लड़ाया, तो गैप की शुरुआत कहाँ से हुई? पता ही ना दिया मैं तो कि गैप क्यों हो गया या क्यों है, पर हमारी हिम्मत नहीं है कि जब हम जनरल साहब को डिस्टर्ब करते हैं। जानने का प्रयास नहीं किया करा, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत ही नहीं, फिर कम्युनिकेशन क्यों नहीं बन पा रहा? रमेश, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब मुझसे क्यों नाराज हो, आपको मैं नाराज नहीं, ठीक है, समझे भाई, समझे तो मैं क्या करूँ भाई, ये तो पूछ सकूँ भी क्या बात है। अच्छा, जैसे दीपावली मिलन समारोह हुआ या पहले जन्मदिन जनरल साहब का 2/7,000 का कार्यक्रम हुआ, आप लोग उसमें नजर नहीं आते, जाते नहीं है, बुलाया नहीं जाता। पहली बात तो ये है कि ये बुलाने का विषय नहीं है, मेरे विचार से नहीं बुलाना चाहिए। आप एक बहुत बड़े पद पे हैं, मैं विधायक हूँ, मैं अगर सब कार्यकर्ताओं को टेलीफोन करूंगा क्या मेरा जन्मदिन है, वहाँ पे आई गया, ठीक है, तो विचारों को आना पड़ेगा, समझे भाई, विचारों नहीं, होली दीपावली आपके जन्म पर लोग आपके घर भी जाते हैं, मैंने देखा है, बिना बुलाए आप तो नहीं जाते जनरल साहब के यहाँ? मेरे पास जनरल साहब भी कब आएंगे, समझे भाई, आप भी रिश्तेदारी में किसी बड़े आदमी के यहाँ चले जाओगे जो आपके यहाँ ना आता हो, आप चले जाओगे। तो शुरुआत आप लोग क्यों नहीं कर लेते? हमने करी, फोटो है हमारे पास, हमने करी, ठीक है भाई। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें नहीं, हम उनके यहाँ जाते हैं या वो हमारे यहाँ नहीं आए तो हमें उनसे कोई नाराजगी है, ये अपना अपना स्वभाव है, ठीक है, अपना अपना स्वभाव है, तो इसमें कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि भाई हम क्यों जाएं और क्यों ना जाएं। हम तो मोदी जी का भी जन्मदिन पे नहीं गए, हम तो अब उनके यहाँ दिवाली मिलन में भी हम मोदी जी के नहीं गए, हम तो बस मोदी जी के फोटो के सामने केक काट लेते हैं, जन्मदिन मना लेते हैं अपने घर में, मिलने तो हम भी नहीं। अच्छा, 5 साल का पहला कार्यकाल आपका, आपकी बात करें विधायक के तौर पे, अब 1.5 साल का ये कार्यकाल, 6 साढ़े 6 साल, कितने नंबर आप खुद को देते हैं विधायक के तौर पे? देखिए, विधायक के तौर पे संतुष्ट है? मतलब मैं, देखिए, मेरी जो संतुष्टि का सर्टिफिकेट है ये मुझे देने का अधिकार नहीं है, ये तो बड़बोलापन हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, आत्म प्रशंसा हो जाएगी या आत्मनिंदा हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए मैंने हमेशा से हर कार्यकर्ता को जब भी मिलते हैं एक बात कहता हूँ कि आपके मोहल्ले में कोई मुझसे नाराज हो तो मुझे उनके यहाँ ले जाना, आपके चैनल के माध्यम से भी है, जी जी, ठीक है, कि भाई अगर कोई मुझसे नाराज हो तो मैं उसको चाहता हूँ कि मुझसे कोई नाराज ना रहे, मैं विधायक रहूँ या ना रहूँ, लेकिन कोई मुझसे नाराज ना रहे, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि ये विधायकी तो आज नहीं कल खत्म होनी है, लेकिन जीवन का जो बाकी जितना भी प्रभु ने लिखा है तो वो जीवन मुझे गाजियाबाद में बिताना है। फिर ये आरोप क्यों लगता है कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहता कुछ लोगों से, या कुछ लोगों के लिए आपके गेट बंद रहते हैं? मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो शिकायत मेरी किसने करी है, जिसको शिकायत है उससे आप मिला देंगे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूँगा। पहली बात तो मेरा गेट रात को भी बंद ही रहता है, हालांकि रात को चौकीदार घुसने नहीं देगा, ठीक है, बिना मेरे यहाँ ड्राइंग रूम तक जहाँ पर मैं मिलता हूँ वहाँ तक मिलने के लिए किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। 9:30 बजे कल मैच था या क्या कारण था, मुश्किल से 2 ही लोग मिलने आए और मैं नहा धो के तैयार होकर 9:30 बजे घर के बाहर आके बैठ गया, ठीक है, दूरबीन लेके, जी जी। आज करीब 10-12 लोग आए तो मेरे को 10:30 बजे एक जगह उद्घाटन करने जाना था, तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि मैं 11 बजे से पहले नहीं आ पाऊँगा, पहले सबसे मिलकर फिरता आऊँगा। आज 10-12 लोग आए। अब मेरे को सामने से मिलवा दो कि जिसने मुझसे ये कहा हो कि वो मेरे यहाँ आया और मैं ना मिला हूँ,
हाँ, ये बात सही है कि कोई 2 बजे आया होगा दिन में, कोई 1 बजे आया होगा, कोई 4 बजे आया होगा, तो उस समय मैं नहीं मिलाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने अटेंड ना करा, ये व्यवस्था मेरे यहाँ है। और टेलीफोन मेरा पिछले 20 साल से वही है, 20 साल से मेरा नंबर बदला नहीं है। और आजकल हर टेलीफोन के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, मतलब वो आ जाता है, मिस कॉल आ जाता है। जी जी जी, ठीक है, उसको आप महीने 2 महीने बाद भी चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा फ़ोन, मेरे को उसमें उस नंबर का बता दो कि जिसने मेरे को फ़ोन करा उससे पलट के मैंने फ़ोन ना करा हो। जी ठीक है, तो वो मेरे को लगता है कि देखिए जब चुनाव होता है तो वहाँ पे पर्चे बंटवाए गए कि अतुल गर्ग से बैर नहीं, और वो मोदी से बैर नहीं, अतुल गर्ग की खैर नहीं। जी ठीक है, तो मैंने गिने ऐसे लोग 9 थे, और वो अलग अलग लोगों को टिकट चाहते थे। अच्छा, किसी के साथ 3 थे, किसी के 4-7 थे, किसी के साथ 2 थे। लेकिन जब वो चुनाव आया तो वो 9 के 9 एक साथ चले गए, एक साथ हुए सबके सब। जी, तो वो राजनीतिक कारण उसके पीछे रहते होंगे, 9, 10, 15 जो भी लोग रहते होंगे, 10, 12 रहते होंगे। मैं तो चाहता हूँ वो भी मेरे को बताएं कि मेरे से क्या गलती हुई है, तो मैं जब तक मुझे भी पता पड़े, और उनको भी अपने चैनल पर बुला लीजिएगा। जी, मेरे को बुला लीजिएगा, रिकॉर्डिंग करके बात करेंगे। अच्छा, खैर आपने चुनाव का जिक्र किया, कुछ कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव में आप टिकट के दावेदार हैं, लाइन में हैं? देखिए, गाजियाबाद की जो सीट है वो किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं कि अगर मैं चुनाव गाजियाबाद से लड़ता हूँ तो जितना वोट भाजपा को मिलता है उतना ही वोट मुझे, मतलब मेरे चुनाव लड़ने से मिलेगा। भाजपा को क्या फायदा? एक वोट मैं बढ़ा नहीं सकता कि मेरे आने से मेरा कोई वोट बढ़ जाएगा, या आप चुनाव लड़ लो तो भी आपको उतना ही वोट मिलेगा। ये जो सीट है वो ये मोदीमय सीट है, ये योगीमय सीट है, तो ये पार्टी की सीट है। तो पार्टी ऐसे टाइम पर उसी आदमी को टिकट देगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जिसका उन्हें पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई लाभ होगा। और शायद यही एक वजह है कि जनरल साहब को यहाँ से चुनाव लाया जाता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज जाए। नहीं, वो तो पार्टी की सोच हुई, आपका अपना मन है कि मैं टिकट के लिए आवेदन करूंगा? सवाल ही नहीं। कोई लिखित में तो कोई आवेदन मैंने विधायक के लिए नहीं, ठीक है, मैंने विधायक के लिए नहीं लिखित में, बस कुछ लोगों से कहा कि यार आप मुझे मौका देंगे। बल्कि 2012 के चुनाव में तो मैं मना करके आया था। 2012 के चुनाव में मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी से निवेदन करा था कि मुझे चुनाव रहने दीजिए, मेरे को कोई और काम दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, चुनाव लड़ लो। तो फिर मैं थोड़ा सा ये तो रहता ही है कि मैं आदमी की इच्छा तो लगती है कि उसे मौका मिला, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा इच्छा उस टाइम पर नहीं थी। हाँ, हारने के बाद जरूर मेरा ये मन हुआ कि यार मुझे एक बार जीतेंगे, एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए। और 2, 3, 4 साल मैंने क्षेत्र में जो मेरी कमियाँ थी वो दूर करने का प्रयास करा। इत्तेफाक से 2017 में जब तक टिकट मिला, जब तक ये क्षेत्र मोदी में हो गया था, अगर मैं प्रयास करता या ना करता, जीत तो तय थी, वो जीत गई। अच्छा, अगर ये सवाल उठता है गाजियाबाद में कि इस बार 24 के चुनाव में, बेशक आपकी मैं बात स्वीकार कर रहा हूँ कि भाजपा किसी बड़े व्यक्ति को लड़ा है, राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति को लड़ा है, अगर बात उठती है कि बदलाव की बात आती है, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारा शहर विधायक है, राय तो ली जाएगी? नहीं, विषय राय नहीं, मेरे को लगता नहीं कि राय को ज़्यादा ली जाएगी, क्योंकि राय तो सबको पता है, यहाँ पे तो जो भी जीतेगा 5-6 लाख वोटों से जीतेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अंदर हर मामले में हम अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, और हमसे ज़्यादा समझदार लोग केंद्र में बैठे हैं, तो उस सीट को वो किसको लड़ाते हैं वो जाने, उनका काम जाने। हमारा काम तो यह है कि घर घर जा कर के जो फसल भाजपा के नाम पे उगी हुई है, उसको, उस फसल को जो है सुरक्षित मोदी जी के गोदाम में पहुंचा दिया जाए कि जनता का समर्थन आपका इतना है, तो हमें तो वोटों को केवल उनको पहुंचाना है, और पोलिंग डाउन ना हो, इस बात का प्रयास है। अच्छा, विधायक जब आपने कहा कि 12 का चुनाव लड़े और हारे, फिर आपको लगा एक मौका मुझे मिलना चाहिए, जनता को एक मौका मुझे देना चाहिए, कुछ तो सोचा होगा मैं विधायक बना गाजियाबाद के लिए ये काम करूंगा, कुछ अधूरे काम रह गए होंगे या सब पूरे हो गए, कुछ है ऐसा? देखिए, काम तो जिंदगी में ना कभी किसी के पूरे हुए ना होंगे, क्योंकि प्रकाश की गति हमेशा रहेगी। लेकिन एक बात है, जब मैं 2012 में गया तो वहाँ पर एक भी सड़क पक्की नहीं थी जी। जो मुख्य मार्ग थे, कमला टाकिज वाली रोड हो, बहरामपुर के अंदर जाने वाली रोड हो, सब के ऊपर 2-2 1.5 फुट के गड्ढे थे, सब मिट्टी की बनी हुई सड़कें, सब कॉलोनियाँ फ्री होल्ड कॉलोनी के नाम पे बिकी हुई थी।
आज की डेट में वहाँ पर 95% सड़कें बन चुकी हैं। आज की डेट में जब मैं मंत्री था तो 5 पानी की टंकी वहाँ नहीं बनी, घर घर पानी पहुँचाया जा रहा है। सरकार की योजना है, मेरा तो काम सिर्फ कनेक्ट कराने का है। आज की डेट में वहाँ पर एक हमेशा मांग उठती थी कि साहब एक हॉस्पिटल वहाँ होना चाहिए। हालांकि मेरे को बार बार ये कहा गया कि साहब जिले का जो हॉस्पिटल है वो आप ही की विधानसभा में है, तो आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी ये को एक मौका मिला आज आपके डुनेड़ा में जी, वहाँ पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैं कहता 2-4-6 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। 50 बेड का हॉस्पिटल वहाँ बना है, ठीक है। उसके अंदर जो आशा शर्मा जी ने भी सहयोग करा, तत्कालीन मेयर ने जी, नगर निगम से हमें जमीन उपलब्ध कराने में उनका सहयोग था, और मुख्यमंत्री जी ने भी आशीर्वाद दिया। मैंने उनसे जाके कहा जी मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री में तो लोगों की अपेक्षा है, इसको अप्रूव कर दीजिए। तो हालांकि वो नया कोई प्रोजेक्ट कर नहीं रहे थे, तो खन्ना जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध है, तो उनसे मैंने कहा जी ये प्रोजेक्ट बेशक 10 करोड़ का हो या 8 करोड़ का हो, आप मेरे को 1 करोड़ रुपया दे दीजिए। नारियल फूट जाएगा तो अगले बजट आ जाएगा। तो बड़ी रिक्वेस्ट पर उन्होंने भैया 1 करोड़ रुपया दिया, चलो इसकी बाउंड्री वॉल तो बने, लेकिन अगला साल का फाइनेंस बजट वो आ गया, वो तेजी से काम चल रहा है उसके अंदर। इस तरह के बहुत सारे काम है कि मैं इसका श्रेय अकेले को नहीं देता। सरकार की योजनाएं ना हो, जैसे मेरे आते के साथ ही 25,000 राशन कार्ड नहीं बने जी, और मेरी विधानसभा में मैंने खुद अपनी विधानसभा में 35,000 राशन कार्ड कटवाए। तो जिन गांधीनगर में राशन कार्ड नहीं होना चाहिए, नेहरू नगर में राशन कार्ड नहीं होना चाहिए, जहां पे मैं रहता हूँ कवि नगर में राशन कार्ड नहीं होना चाहिए, ये मेरी उपलब्धि मान लीजिए, ये मैंने कटवाई। और आज की डेट में एक माई का नाल ऐसा नहीं है कि जिसने राशन कार्ड अप्लाई करा उसका ना बनता हो। अगर कोई आपकी निगाह में आए तो आप मेरे को बताइएगा आप। तो मेरी जो रुचि है वो पर में जो श्रेय जो है वो श्रेय जाता है सरकार को। इसमें श्रेय अगर कोई विधायक लेता है तो विधायक केवल माध्यम है, बाकी श्रेय तो सरकार को लेना चाहिए, सरकार को हमें देना चाहिए, ईमानदारी तो ये है। अच्छा, आज के दौर में लोकसभा चुनाव सर पर है, गाजियाबाद की बात करूंगा मैं, केवल जिले की। गाजियाबाद के विपक्ष को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष जो है इस समय डिप्रेशन में है। उसकी वजह ये है कि जितना भी विपक्ष है पूरे भारत का इस समय, पूरे उत्तर प्रदेश का, वो मुद्दों पे काम नहीं कर रहा है, वो जात बरादरी के ऊपर कर रहा है। भाई बरादरी, पिछड़ा, अगड़ा, जातिगत आधार पर कर रहा है। और गाजियाबाद एक ऐसी जगह हुई है जहाँ जाति का कार्ड ज्यादा चल नहीं पा रहा जी। तो विपक्ष को समझ में नहीं आ रही करेगा। उनकी जो लीडरशिप है वो अपने कार्यकर्ताओं को कोई सार्थक चीज नहीं दे पा रही। और मोदी जी, योगी जी हर रोज एक नई चीजें देते हैं हमारे हाथ में। तो हम लोग जो है इस समय बहुत आगे हैं उनसे। तो विपक्ष की मजबूरी ये है कि उनके पास कन्विंस करने का सब्जेक्ट नहीं है, सिवाय इसके कि तुम्हारी जाति के साथ बहुत बुरा हो रहा है। यहाँ पे इस बात को कोई मान नहीं रहा है, तो बेचारा विपक्ष बहुत परेशान है। अच्छा, आपसे बात करके मजा होता था, कितनी बात कर ले लंबी हो जाती है। एक आखिरी सवाल, हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून को आप कैसे देखते हैं? इसके पक्ष में है कि विपक्ष में? पूरा देश पक्ष में। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी इसके पक्ष में है अंदर से। जब हमारी आप किसी सपा वाले से बात करिए, आप किसी बसपा वाले से बात करिए, आप किसी कांग्रेस वाले से बात करिए, आपको व्यक्तिगत बात के अंदर हर कोई कहेगा पक्ष में। उनके पास में ले दे करके एक ही चीज है, वो है अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण के नाते से जो वोट उनको मिलता है 18, 19%, 20%, वो उनकी जमा पूंजी है। अगर उनकी जमा पूंजी लुट गई तो उन पर रह गया जाएगा। तो वो आपस में लड़ रहे हैं कि ये पूंजी है किसकी। ये तो मान लिया कि ये तो बीजेपी की तो है नहीं। तो बीजेपी के अलावा चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे उधर तमिलनाडु में बीआरएस हो, चाहे कोई भी हो, तो हर कोई ये साबित करने में लगा हुआ है कि हम तुम्हारे ज़्यादा बड़े ख्याल हुआ है। तो वो भी बेचारे उनको मुसलमानों को पहले तो भड़काते हैं, अल्पसंख्यकों जी, और फिर भड़का के उन्हें डराते हैं, और फिर डरा करके उनके मन में जो बात वो समझाते हैं वही बात उनके सार्वजनिक रूप से कहते हैं। लेकिन वो माइक पे अलग तरीके से बोलते हैं, कान में अलग तरीके से बोलते हैं। चलिए धोनी जी, बात करके बहुत आपसे अच्छा लगा है।
अतुल जी से बहुत सारी बातें हुई, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। अतुल जी की एक बात सबसे बड़ी है कि अगर आपको उनसे व्यक्तिगत परेशानी है या लगता है कि अतुल गर्ग जी ने कोई गलती की है या गलती उनसे हुई है, तो उसके बारे में आप डायरेक्ट आके बात करें। इधर उधर की बात करके ना आपका कुछ फायदा होना है ना अतुल जी का कोई फायदा होना है। अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बुला के बात कर लें। कह रहा हूँ आपसे आके बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।